काली बहू की मायके से अच्छी ससुराल में गणेश चतुर्थी। अश्विनी लेबर पेन से गुजर रही थी। उसका पति मोहनपाल फौरन उसे अस्पताल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी काली बेटी को जन्म देती है। मोहनपाल जैसे ही अपनी बेटी को वार्ड से अश्विनी के पास ले जाता है तो वो बेटी को देखते ही गुस्से से कहती है, अरे ये तो पूरी काली कोयले जैसी है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये तो मुझ पर गई भी नहीं है। ऊपर से मुझे बेटी की चाहत थी। अब मेरे घर का वारिस आगे कैसे बढ़ेगा? इसे मेरे सामने से ले जाइए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अश्विनी, ये मेरी बेटी है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। मोहनपाल अश्विनी को बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती है और पूरे बचपन वो कावेरी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके 10 वर्ष के हो जाने पर अश्विनी उससे घर के ढेर सारे काम करवाने लगती है। कभी झाड़ू पोंछा तो कभी खाना। अगर कावेरी ठीक से कोई काम नहीं कर पाती थी तो अश्विनी उसे बहुत मारती थी, और इन सब की खबर मोहनपाल को बिल्कुल भी नहीं थी। वो अमीर होने के बाद भी अपनी बेटी को गरीबों की तरह रखती थी। ना उसे नए कपड़े दिलाती थी, ना ही रेस्टोरेंट का अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का समय था। कावेरी गणपति बप्पा की बहुत बड़ी परम भक्त थी, इसीलिए वो सुबह सुबह उनके मंदिर की सफाई कर माला पिरोती है। मेरे छोटे से गणपति बप्पा, देखो मैंने आपकी ये माला बना दी है। देखना गन्नू, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। शाम को गणेश आरती के बाद कावेरी अश्विनी से कहती है, माँ मुझे गन्नू वाले मोदक खाने हैं, जरा दीजिए ना। अब तो पूजा भी हो गई है। कावेरी की बात सुन अश्विनी उसका कान मरोड़ कर कहती है, क्या बोला तूने? तुझे ये मोदक चाहिए? पता भी है कितने महंगे हैं, और तुझ जैसी काली लड़की को मैं ये मोदक खिला दूं? और तुझे कितनी बार बोला है, मेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब तू पैदा हुई थी। चल जा यहाँ से और जाकर सफाई कर। माँ मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सफाई कर दूंगी, पर मुझे भूख लग रही थी, थोड़े से मोदक दे देते। झाड़ू से तेरी पिटाई कर दूंगी अगर दोबारा मोदक का नाम लिया तो। चल जा यहाँ से। रोते हुए कावेरी काम करने चली जाती है। सारा काम करने के बाद कावेरी भूखे पेट कमरे में सो जाती है। तभी मोहन अपनी बेटी के पास आ जाता है। ये तो रोते रोते सो गई है। शायद अश्विनी ने इसे फिर कुछ कह दिया होगा और खाना भी नहीं दिया होगा। कावेरी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा मोदक लाया हूँ, चलो इसे खाओ। मोहन अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है, तभी वो जाग जाती है। पिताजी, अरे वो आप मेरे लिए इतने सारे मोदक लाए हैं। शुक्रिया पिताजी। हाँ बिटिया, खा ले, सारे तेरे ही तो हैं, तुझे बहुत पसंद है ना। फिर कावेरी सारे मोदक खा लेती है। वक्त गुजरता है। कावेरी को पढ़ाई का शौक था। अश्विनी उसे पढ़ाई भी नहीं करने देती है, क्योंकि अश्विनी कावेरी से पैदाइशी नफरत करती थी, और वो नफरत उसकी बरकरार रहती है। साथ ही वो अपनी ही काली बेटी को कालेपन के ताने देती थी। उसे कभी माँ का वो प्यार दिया ही नहीं जो आमतौर पर एक माँ अपनी बेटी को करती है। वो घर का उससे सारा काम करवाती है। एक बार फिर गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है, जहाँ कावेरी ने बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, और वो दिया जलाकर उनकी आरती करती है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेमा कृपा जयाची। जय देव सर्वांगी सुतरा उतिश दुराची, कंठी झलके माला मुक्ता फलनी। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मत्रे मन कामना पूर्ति। जय देव बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अश्विनी, प्रसाद दे दो और कावेरी बेटी को फल फ्रूट दे देना, कहीं पिछली बार की तरह करो। मैं चलता हूँ, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। आप अपने काम से काम रखिए, मुझे जो करना है कर लूंगी। अश्विनी से प्रसाद लेकर मोहन चला जाता है। फिर अश्विनी कावेरी को घर का काम करने के लिए कह देती है। कावेरी ने व्रत रखा था। वो भूखी प्यासी काम करती है और कुछ देर बाद कहती है, काम कर कर के कमजोरी सी लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, ठीक लगेगा। ये कहकर वो पूजा घर से फल लेने जाती है। अरे अभी पूजा घर में इतने सारे फल फ्रूट रखे थे ना, तो वो कहाँ है? और ना ही मोदक, कहाँ चले गए सब? माँ मुझे भूख लग रही थी, तो मुझे फल या प्रसाद देती आप। क्या बोला तूने? तुझे फल फ्रूट चाहिए? कुछ भी नहीं है, चल जा यहाँ से। और जब भूख बर्दाश्त ही नहीं होती तो गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने का नाटक क्यों करती है?
नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी बात है और कौन सी नहीं, ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चलती जा यहाँ से। माँ, आप हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? मुझे भी आपका प्यार चाहिए। मैं और तुझ जैसी काली बेटी को प्यार करूं? कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद होती। ये सुनने के बाद कावेरी रोने लगती है और वो अपना व्रत नहीं खोलती है क्योंकि अश्वनी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। कावेरी शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए अश्वनी उसका एक गरीब घर में रिश्ता तय करने जा रही थी, पर मोहन ऐसा नहीं होने देता है और अखिल नाम के एक अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी कर देता है, जहां कावेरी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन किताबों को देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आते हैं तो सास गायत्री कहती है, क्या हुआ बहू, तू ये किताब देखकर क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, अब तू अपनी सास से भी बातें छुपाएगी क्या? चल बता। वो माँ जी, मुझे पढ़ने का शौक था, मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए किताबों को देखकर आंसू भर आए। बस इतनी सी बात, फिक्र मत कर, मैं तेरे पढ़ने के शौक को पूरा करूंगी। मेरी कोई बेटी तो हुई नहीं है, इसीलिए तुझे ही अपनी बेटी मानकर तेरे सारे सपने पूरा करूंगी अब। शुक्रिया माँ जी। इस तरह गायत्री अपनी बहू को बेटी मानकर उसे पढ़ाती लिखाती है और देखते ही देखते ससुराल में उसका पहला गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है। अरे बहू, कल गणेश चतुर्थी है, घर में बहुत काम है, बप्पा का भव्य आगमन करना है, जल्दी से मोदक तैयार करवा दे, उसके बाद बाजार चलियो। जी माँ जी, और हम उनके लिए बहुत अच्छे से कपड़े और मोदक बनाएंगे। हाँ, जो तेरा दिल करे। तभी सास के साथ मोदक बनाते बनाते कावेरी को अपने बचपन की गणेश चतुर्थी की याद आ जाती है। फिर से बहू की आंखों को देखकर गायत्री कहती है, क्या बात है बहू, तू फिर से रो रही है? अपना मन हल्का कर ले। माँ जी, आप तो जानती हैं गणपति बप्पा से मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी खुद की माँ ने मुझे कभी ना स्वीकारा और ना गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाने दिया, तो यही इच्छा थी कि मैं इस बार सारा काम अच्छे से करूं। हाँ बहू, बिल्कुल, जो तेरी इच्छा है तू वैसी कर। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन कावेरी अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति तैयार करती है और सारे घर की सजावट करती है, दरवाजे पर रंगोली बनाती है और सास के साथ भोग भी बनवाती है। फिर गणेश जी की स्थापना करने के बाद पूजा करती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा की जय। 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। बहू शुरू कर। जी माँ जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। गणपति बप्पा मोरिया। अरे वो कावेरी, तुमने तो गणेश चतुर्थी की इतनी अच्छे से पूजा की है और सजावट तो और भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जी शुक्रिया। फिर संध्या काल की आरती करने के बाद कावेरी अपना व्रत खोलती है और सास उसे खाने के लिए फल फ्रूट मोदक देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और करीब 11 दिन तक गणेश जी की पूजा होती है। तभी घर पर कावेरी के माता पिता आते हैं। माँ जी, गनु को खुद से दूर करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल मैं वैसा ही कर पाई। सच में आप बहुत अच्छी हैं। काश माँ भी मुझे आपके जितना ही प्यार करती। सच्ची माँ जी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं बहू, एक दिन तेरी माँ जरूर तुझे समझेगी। चल विसर्जन करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा तूने चॉकलेट के गणेश जी क्यों बनाए? ताकि माँ जी दूध में विसर्जन करने के बाद गरीब बच्चों में मैं ये चॉकलेट का दूध बांट दूं। वाह बहू, तू तो सच में बहुत अक्लमंद है। फिर कावेरी गायत्री के साथ मिलकर एक बड़े से दूध के टब में चॉकलेट के गणेश जी का विसर्जन कर देती है। वहीं सास बहू की सारी बातें सुनकर अश्वनी को अपनी गलती का पछतावा होता है। कावेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। काश गायत्री जी ने तुझे जितना सहारा दिया वो मैं दे पाती। मुझे पता था एक दिन तुम हमारी बेटी को अपनाओगी। इस तरह अश्विनी कावेरी से माफी मांग लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी प्यार से रहती हैं। वहीं कावेरी चॉकलेट का दूध गरीब बच्चों में बंटवा देती है। तो दोस्तों, जैसे कावेरी ने इको फ्रेंडली होकर गणेश जी को बनाया है, इस गणेश चतुर्थी आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आंगन में एक पेड़ था।
हमेशा हवा के चलने से उस पेड़ से अक्सर पत्ते गिरा करते थे। पत्तों का ढेर देखकर सुनैना कहती है, ओहो, आखिरकार कितनी बार इन पत्तों को इकट्ठा करूं मैं, और जलाने से भी बात नहीं बनती है। आइडिया, मुझे सिलाई आती है, क्यों ना मैं ढेर सारे हरे पत्तों की एक ड्रेस बना दूं मोहिनी के लिए, वो खुश भी हो जाएगी। इतना कहकर सुनैना उन पत्तों को इकट्ठा कर अपनी सिलाई मशीन से कैसे कैसे करके एक सुंदर सी फ्रॉक बना देती है और अपनी बेटी को देती है। अरे मेरी गुड़िया रानी, जरा देख तो, मैं तेरे लिए सुंदर सी फ्रॉक बनाई है, इसे पहन के दिखा। अरे वाह माँ, मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मैं अभी पहनती हूँ। मोहिनी पत्तों की फ्रॉक को पहन के आती है, जो कि उसके पिता रमन को भी अच्छी लगती है। सुनैना, मेरी गुड़िया को काला टीका लगा दो, सच में तुम्हारे हाथों में तो हुनर है, जो भी सिलती हो अच्छा सिलती हो। तभी कॉलेज से वैभव, मोहिनी का बड़ा भाई, आ जाता है। माँ देखो, मैं आ गया और मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं बाहर जाकर भी पढ़ाई कर सकता हूँ, और इसमें से कुछ पैसे आप भी ले लेना, ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। कंग्रेचुलेशंस भैया। अरे ये पत्तों की ड्रेस को तो बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया भैया, माँ ने जो बनाया है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, मम्मी पापा है ना, आप बस अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। अभी तो आपको शहर जाकर भी पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में। हाँ वैभव बेटा, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ। थोड़ी दिक्कत होगी पर कोई नहीं। ठीक है पापा, मैं कल नई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निकल जाऊंगा। फिलहाल माँ अपने हाथों से आज खाना खिला दीजिए, बहुत याद आएगी वहां पर, तो खुद ही खाऊंगा ना। हाँ मेरा बच्चा। तभी सुनैना अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अगले दिन वैभव शहर जाकर नए कॉलेज में एडमिशन करता है, साथ ही पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, जिसमें से उसे कुछ पैसे वो अपने गांव के घर में भिजवा देता है। 2 साल बीत जाते हैं, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो एक अच्छी कंपनी में काम करने लगता है, जहां काम करते करते कंपनी की ओनर की बेटी अवनी उसे पसंद करने लगती है। वैभव, आई रियली लव यू, आई वांट टू मैरी यू। पर ये ठीक नहीं है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और आप इस कंपनी की मालकिन हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। पसंद तो वैभव भी अवनी को बहुत करता था, और उसकी जिद के कारण वो अवनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। वैभव का काम काफी अच्छा चल रहा था और उसने अपनी छोटी सी कंपनी भी शुरू कर दी थी। एक शाम ऑफिस से आकर वो कहता है, माँ की बहुत याद आ रही है, कब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। चलो अवनी, हम गांव चलते हैं। तुम माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन से मिली नहीं हो। ओफो, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी जल्दी अपने घर वालों से मिलने की? रह लेंगे वो जैसे रहना है। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? और अभी हमारी शादी को टाइम ही क्या हुआ है? थोड़ा मुझे टाइम दो, मेरे साथ रहो। और वैसे भी मैं गांव में नहीं रह सकती हूँ। पर अवनी, जाना जरूरी है। वैभव, you love me or not? If you love me, don't deny me. ये सुनकर वैभव चुप हो जाता है, क्योंकि अवनी ने वैभव को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अवनी के कारण वो अपने माता पिता से 2-3 साल तक नहीं मिलता। कहते हैं ना, माता पिता को परेशान करने के बाद कोई संतान खुश नहीं रहती है। वैभव का बिजनेस लगभग डूब चुका था। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, क्योंकि बैंक वाले उनके घर को सील कर देते हैं। रोड पर अपने हाथों में सामान लेकर अवनी कहती है, हमारी हालात तो काफी बदतर हो गए हैं वैभव, अब हम कहाँ जाएं? पापा के सामने तो जा ही नहीं सकते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब अपने गांव ही चलते हैं। जी, पता नहीं मैं वहाँ कैसे रहूंगी। इसके बाद दोनों अपने बचे कुचे पैसों से ट्रेन में बैठकर गांव पहुंच जाते हैं, जहां वैभव को अपने घर कोई दिखता ही नहीं है। मम्मी पापा और मेरे बहन भाई कहाँ चले गए हैं? कहीं वो लुढ़क तो नहीं गए हैं? अपनी जुबान संभाल कर बोलो। सॉरी जी। काकी, शीतल काकी, माँ और पिताजी, मेरी बहन कहाँ है? मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे। क्या बताऊं, तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारे माता पिता की कितनी बुरी दशा हो गई है। इतना कर्ज में आ गए, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, उन्हें यहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ा। अब तो वो किसी जंगल में भटक रहे होंगे। 6 महीने से ज्यादा हो गया है। हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। काकी, आपका शुक्रिया। फिर वैभव और अवनी जंगल की तरफ अपने माता पिता को ढूंढते हैं, जहाँ एक पत्तों से बना घर, पत्तों से बनी कुर्सी और पत्तों से बने 2-3 कपड़े भी दिखते हैं। इन पत्तों को देखकर वैभव को विश्वास हो जाता है कि उसके माता पिता वही हैं, और वो अपनी माँ को देखकर
उसे गले लगा लेता है। माँ, पिताजी, छोटी, आप सब कैसे हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में इतना समय हो गया। आपकी ये दशा मेरे कारण हुई है। कम से कम बेटा अपने माँ बाप की खैरियत तो ले लेता, अगर तुझे आना नहीं था। खैर, माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा समय तक खफा नहीं रहते। हम भी सब कुछ भूल गए तेरे आते ही। ये मेरी बहू है ना, आजा बहू। नमस्ते माँ जी। ओह गॉड, अमीर घर से मैं इन आदिवासी लोगों की तरह जंगल में रहूंगी, पत्तों के कपड़े पहन के। भाभी, आप तो बहुत प्यारी हैं। वो तो हूँ, पर ये पत्तों की कलाकारी क्यों की है? भाभी, माँ को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। दिन गुजरते हैं। घमंडी अवनी अपने पत्तों के ससुराल में खुश नहीं थी। जिस गरीबी में उसे जूझना पड़ रहा था, वो अक्सर अपनी ननद से काम करवाती है, तो कभी सास से। अवनी का बर्ताव अपने गरीब ससुराल वालों के साथ बेहद ही अजीब था, पर सुनैना या किसी ससुराल वालों ने अवनी की बात का बुरा तक नहीं माना। अवनी जब कहती तो उसकी सास उसके बालों में तेल डालकर सर की मालिश करती थी, तो कभी ननद पैर दबाया करती थी। एक बार अवनी को तेज बुखार आ जाता है। इसमें भी सास और ननद ने उसका इतना ख्याल रखा कि अवनी का दिल ही बदल गया। माँ जी, मोहिनी, मैंने आप दोनों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। जब से यहाँ आई हूँ और घर का काम भी नहीं किया है, इसके बाद भी आप मेरा कितने प्यार से ख्याल रख रही हैं। मेरा बुखार भी कम हो चुका है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, बड़े तो बच्चों की बात को भूल जाते हैं। छोटे को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी मर्यादा में रहे, बड़ों को परेशान ना करे। हाँ भाभी, मम्मी पापा से बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं भी बराबर काम करूंगी। तत्पश्चात अवनी अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है और अपनी सास का काम में हाथ बटाती है। चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड माया का कॉल आता है। क्या बात है, इतने दिनों बाद तूने मुझे अचानक फोन किया? भाई, एक जरूरी काम से। तुझे मॉडलिंग का शौक है ना? हमारे यहाँ एक कंपटीशन हो रहा है जहाँ फैंसी ड्रेस भी है और तो मॉडलिंग भी कर सकती है। तो अपने लिए कुछ यूनिक कपड़े ले आओ जिससे तू मॉडलिंग कर पाए, क्योंकि जीतने वाले को पूरे 7 लाख रुपए मिलेंगे और तेरे घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने बता दिया। थैंक यू यार, बाकी की डिटेल्स तू मुझे मैसेज कर दी, मैं आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। क्या बात है बहू, इतनी परेशान सी क्यों है? माँ जी, मैं परेशान नहीं हूँ। एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जहाँ 7 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे कुछ अच्छा सा पहन के जाना था। आप तो बहुत यूनिक चीज बनाते हो, बना दो ना कुछ मेरे लिए। चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक ऐसी पत्तों की ड्रेस बनाऊंगी जो किसी के पास भी नहीं होगी। इसके बाद सुनैना अपनी बहू के लिए पत्तों की एक बेहद सुंदर साड़ी तैयार करती है, जिससे उसकी मदद अवनी भी करती है। फिर सास और बहू बेटे शहर पहुंच जाते हैं और अवनी उस कंपटीशन में पत्तों की साड़ी पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेती है। उसकी सबसे अद्भुत और अलग ड्रेस देखकर वो विजेता घोषित कर दी जाती है, जिसके लिए उसे 7 लाख रुपए मिल जाते हैं। आज मैंने ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ जी की वजह से जीता है, इसलिए इसका क्रेडिट मैं उनको ही दूंगी। थैंक यू माँ जी। शुक्रिया बहू। अवनी के विनिंग अमाउंट से वो बैंक वालों से अपना घर छुड़ा लेते हैं, जहां वैभव गांव से अपने पूरे परिवार के साथ शहर में आकर रहने लगता है। और सुनैना की पत्तों की ड्रेस पसंद आने से वो काफी सारी पत्तों की ड्रेस बनाने लगती है, जो कि काफी अच्छे दाम पर बिकती है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।